Hello my dear students, my name is Yami Togral and I am welcoming you to Adda 24/7 School. So in the last lecture हम लोगों ने चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा था कि पॉपुलेशन कैसे कैसे इंटरैक्ट करती है। कुछ कुछ इंटरैक्शंस जो पॉपुलेशन के अंदर होते हैं वो दोनों ही स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कुछ कुछ दोनों के लिए ही हार्मफुल होते हैं, कुछ एक स्पीशी के लिए बेनिफिट होते हैं और दूसरे के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसे ही जो है हमने 6 जो थे पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पढ़े थे, starting from mutualism, predation, competition, commensalism, amensalism and symbiotic relationship। ये सारे के सारे जो था हमने पढ़ा था। एंड पैरासिटिज्म ऑफ कोर्स। तो 6 हमने जो है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस पढ़े थे और इसके अंदर हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म को कब फायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है और कब वो अनअफेक्टेड रह रहा है। तो इस वाले चैप्टर में हम चैप्टर को वाइंड अप करते हुए लास्ट जो है इसका सब टॉपिक देखेंगे जो कि है हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो हमने सारे के सारे सब टॉपिक्स तो पूरे कर लिए थे। आज हम जो है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को फुल एंड फाइनल जो है प्रिपेयर कर लेंगे अपनी साइड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। So the first question is how is diapause different from hibernation? Diapause और hibernation हम दोनों को पता है, हम लोगों को पता है कि क्या होता है। Diapause क्या होता है कि जब सस्पेंड हो जाती है ग्रोथ, सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ आप बोल सकते हैं, और हाइबरनेशन क्या होता है, हमारा विंटर स्लीप होता है। तो क्या ये दोनों सेम है या फिर ये दोनों अलग अलग है? मुझे तो इनके जो है वो कैप से ही पता चल रहा है कि ये दोनों के दोनों जो है डिफरेंट है ना, क्योंकि डायापॉज में सब कुछ सस्पेंड हो जाता है पर हाइबरनेशन में वो एक पीरियड के अंदर जाता है जिसके अंदर वो विंटर्स को जब एनिमल नहीं बर्दाश्त कर पाता तो वो सोने चला जाता है, जिसको हम लोग विंटर स्लीप बोलते हैं। So diapause is a condition of suspended development exhibited by species of zooplankton and insects। ये कौन exhibit करता है? zooplanktons करते हैं और insects करते हैं। This is done so that they can pass over the unfavorable conditions which are present during their development। किस लिए होता है? So that they pass over the unfavorable conditions। जो conditions उनके according नहीं होती वो unfavorable होती हैं। जैसे कि अगर हम हैं, हमारे यहाँ पे हमारी सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना, विंटर्स और समर्स होती है। अगर इसके अलावा कोई तीसरा हो सीजन, स्प्रिंग और ऑटम को छोड़ दो, इसके अलावा कोई और सीजन हो तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, हम उससे अडेप्टेड नहीं है। हम सर्दियों से अडेप्टेड है, हम गर्मियों से अडेप्टेड है, हम स्प्रिंग से अडेप्टेड है, हम ऑटम से अडेप्टेड है, पर उसके अलावा हम और किसी सीजन से अडेप्टेड नहीं है। विंटर्स भी अप टू 0 डिग्री, चलो -1-2 तक चला जाए, हम लोग अडेप्टेड हैं। पर जब हम पोल्स की बात करते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरफ जाएं तो इतनी ज़्यादा सर्दी हम लोग उससे अडेप्टेड नहीं है, तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती है। वैसे ही जब जू प्लैंक्टन और इंसेक्ट्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसे पास ओवर करने के लिए वो क्या करते हैं, एक स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट के अंदर चले जाते हैं जिसे हम लोग डायापॉज कहते हैं। सो whereas hibernation also known as winter sleep, it is a resting stage which is shown by bats, squirrels and rodents। ये कौन शो करता है? हमारे bats, squirrels और rodents। and this is done to escape the winter season by slowing down their metabolism। नोट करने वाली ये बात है कि हाइबरनेशन के अंदर स्लो डाउन होता है मेटाबॉलिज्म, पर डायापॉज के अंदर तो सस्पेंड हो जाती है डेवलपमेंट। की पॉइंट्स को ध्यान से देख रहा है हमने और जो है हमने इनके डिफरेंसेस पॉइंट आउट करने हैं कि डायापॉज हमारी सस्पेंडेड डेवलपमेंट होती है बट हाइबरनेशन के अंदर स्लो डाउन हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म। देयरफॉर दे एंटर stage of inactivity by hiding them in shelters। So क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, क्लियर हो गया कि डायापॉज और हाइबरनेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मरीन फिश इज प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम while will the fish be able to survive? why or why not? अगर मरीन फिश को हम लोग फ्रेश वाटर के अंदर डाल दे तो क्या फिश सर्वाइव कर पाएगी? So if a marine fish it is placed in a freshwater aquarium, then its chances of survival will diminish। बहुत ज़्यादा इसका survival rate कम हो जाएगा। This is because their bodies are adapted to high salt concentration of the marine environment। अब जो marine होता है, marine water होता है, हम marine water लिख लेते हैं, उसमें हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है? हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। पर दूसरी तरफ जब हम लोग फ्रेश वाटर की बात करते हैं
जब हम लोग फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो क्या होता है, इसमें लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। क्या होता है, लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो जब फ्रेश वाटर की फिश को हम लोग मरीन वाटर के अंदर डालेंगे तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो अडेप्टेड किससे है, हाई सॉल्ट, सॉरी मरीन वाटर की फिश को हमने फ्रेश वाटर में डालना है। मरीन वाटर की फिश को जब हम लोग फ्रेश वाटर में डालेंगे तो वो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से अडेप्टेड है, तो क्या होगा, उसे लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा। इन फ्रेश वाटर कंडीशंस दे आर अनेबल टू रेगुलेट द वाटर एंटरिंग द बॉडी। वो वाटर रेगुलेशन जो है नहीं कर पाती हैं जब वो फ्रेश वाटर के अंदर जाती हैं। वाटर एंटर्स देयर बॉडी ड्यू टू द हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट आउटसाइड एंड दिस रिजल्ट्स इन द स्वेलिंग अप ऑफ द बॉडी इवेंचुअली लीडिंग टू द डेथ ऑफ द मरीन फिश। हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन हो जाती है वाटर की और क्या होता है कि पानी अंदर आने लगता है फिश की बॉडी के और फिश जो है स्वेल अप हो जाती है और अल्टीमेटली दे डाई। तो क्या मरीन फिश जब हम उसे फ्रेश वाटर में प्लेस करेंगे क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नहीं, क्योंकि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन से वो अडेप्टेड है, वो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। Next question. Question 3. Most living organisms, they cannot survive at temperature above 45 degrees Celsius. How are some microbes able to live in habitats with temperatures exceeding 100 डिग्री सेल्सियस? बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बट कुछ माइक्रोब जो है 100 डिग्री सेल्सियस भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसा क्यों? सो थर्मोफाइल्स और आर्केबैक्टीरिया, they are ancient form of bacteria that are present in deep sea hydrothermal vents and hot water springs. तो क्या हम देख सकते हैं कि जो थर्मोफाइल्स होते हैं उनकी अडेप्टेशन क्या होती है? हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो इनको शुरू से ही आदत है 100 डिग्री से ऊपर रहने की, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये लोग टेम्परेचर जो है टॉलरेट कर पाते हैं स्टार्टिंग से ही, चाहे आर्केबैक्टीरिया है चाहे थर्मोफाइल्स है। तो दे आर एबल टू विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर विच एक्सीड्स 100 डिग्री सेल्सियस as their bodies have adapted to these extreme environmental condition। तो अडेप्टेशन की बात ही इधर आ जाती है कि वो स्टार्टिंग से उसी एनवायरनमेंट से अडेप्टेड है कि उन्होंने हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर रहना है ना, और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहना है। तो उधर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एक्सीड करता ही करता है। तो क्या होगा कि उनको अडेप्टेशन होती है, ये उनको हाई टेम्परेचर्स पे रहने की अडेप्टेशन होती है। किन किन को? थर्मोफाइल्स एंड आर्केबैक्टीरिया। So such entities, they comprise of special thermoresistance enzyme that perform metabolic functions which do not get destructed at these extreme temperatures। तो अब हमें ये पता है कि enzymes get denatured at high temperature। हम सबको ये पता है कि enzymes जो है denature हो जाते हैं एट हाई टेम्परेचर, पर इनके अंदर क्या होता है, अब ये थर्मोफाइल्स हैं, इनके अंदर तो टेम्परेचर, ये तो ज़्यादा टेम्परेचर में रहेंगे ही सही। अगर एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इनके क्या होते हैं, स्पेशलाइज थर्मो रेजिस्टेंस एंजाइम। थर्मो रेजिस्टेंट एंजाइम जो है वो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं एफिशिएंटली, तभी जो है ये लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक इसका ये पॉइंट क्लियर है, इसका ये पॉइंट क्लियर है कि क्यों वो 100 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर पाते हैं और वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द एट्रीब्यूट्स दैट पॉपुलेशन पोजेस बट नॉट इंडिविजुअल्स। क्या क्या एट्रीब्यूट हमने देखे थे, स्टार्टिंग विद द पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स रेशियो, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट विच एन इंडिविजुअल डज नॉट पोजेस आर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, मोर्टालिटी रेट, नेटालिटी रेट, सेक्स रेशियो एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन। स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज, एक स्पीशी के कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। पर यूनिट एरिया या फिर वॉल्यूम हम जो है इसके अंदर ले सकते हैं, एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा एट्रीब्यूट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। सो पॉपुलेशन ग्रोथ, इट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन विच रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। द नंबर ऑफ पॉपुलेशन,
पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करती है? बाय इमिग्रेशन एंड बर्थ रेट वो इंक्रीज करती है, माइनस डेथ रेट प्लस ई माइग्रेशन। तो ये हमारी क्या हो जाती है? नेट पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है कि कितनी पॉपुलेशन जो है ग्रो करी है। ठीक है। और एक और तरीका होता है कि हम जब देखते हैं कि पॉपुलेशन के अंदर कितने लोग जो है एड अप हुए हैं, स्पीशीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो भी हमें पॉपुलेशन ग्रोथ मिल जाती है। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी रेट, इट इज एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर। क्या होता है मोर्टेलिटी रेट? मोर्टेलिटी का मतलब होता है हमारा डेथ। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? डेथ। तो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर, ये हमारा मोर्टेलिटी रेट हो गया। नेटैलिटी क्या होती है? हमारी बर्थ होगी। नेटैलिटी क्या होता है? बर्थ। सो इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ मेल्स टू फीमेल्स इन अ पॉपुलेशन, इट इज नोन एज सेक्स रेशियो। देन लास्ट है हमारा एज डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एज कैटेगरीज इन अ गिवन पॉपुलेशन। हमने जो है एक प्रोपोर्शन निकालना है पर्सन्स का which are of different age groups in a population। तो हमें पता चल जाएगा एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। So the next question is, if a population growing exponentially double in size in 3 years, what is the intrinsic rate of natural increase of the population? R क्या होता है हमारा? पहले तो B minus D, हमने ये निकालना है। सो पॉपुलेशन जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो हम क्या कौन सा बोलेंगे? एक्सप्रेशन dn/dt इज इक्वल टू rn, यही लेंगे। और डबल कर रही है साइज में इन 3 years। तो देखते हैं कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो पॉपुलेशन इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू द इंडिविजुअल। अ पॉपुलेशन इट ग्रोज एक्सपोनेंशियली जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड जो है वो अवेलेबल होता है, अनलिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल होता है। अगर लिमिटेड होगी क्वांटिटीज तो क्या होगा? कंपटीशन हो जाएगा और वो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो है वो दिखाने लग जाएगा। तो जब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड रिसोर्सेज हैं, तो इट्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। तो हम जो है ये वाला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इक्वेशन लेंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू द पावर आर टी। एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, ई इज इक्वल टू बेस, जो हमारा लॉगरिथमिक बेस होता है वो होगा, आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड टी एट टाइम टी। सो आर जो है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है, जो करंट पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम क्या लेंगे? एक्स लिया हमने। So therefore the population density after 2 years will be 2x and t given is 3 years। टाइम कितना है? 3 years के अंदर वो डबल हो रही है, तो टाइम t के बाद कितनी होगी पॉपुलेशन डेंसिटी? 2x, और टाइम कितना होगा? 3 years। सो सब्सटीट्यूट अगर हम वैल्यू करेंगे इनको इक्वेशन 1 में, तो हमारा आएगा 2x इज इक्वल टू x e 3 r, ये आएगा ना। सो अप्लाइंग लॉग ऑन दी बोथ ऑफ द साइड, अगर हम लॉग दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, x से x गया हमारा, लॉग को अगर हम दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे, सो r इज इक्वल टू क्या आएगा? log 2 डिवाइडेड बाय 3 log e। तो r हमारा आ गया 0.231। सो द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज विल बी 0.231। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो r हमारा क्या आया? r हमारा आया log 2/3 log e। तो उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट कर ली वैल्यूज और हमारा आ गया। ठीक है। So the next question is name important defense mechanism in plants against herbivory। हमने defense mechanism बताने हैं in plants। ठीक है। So there are various defense measures in for animals against the predators, but plants as they cannot move away, they have certain defense mechanisms against the herbivory। So their main defenses are chemical toxins, कि जब भी कोई animal आए उनको खाने के लिए वो toxins inhale करे और वो मर जाए। So such as स्ट्राइकनीन
a poison which is produced by tropical vine, morphine by opium poppy, nicotine by tobacco plant. So ये कुछ examples हैं हमारे chemical toxin से. Apart from the chemicals, the common defense measure is the presence of spines, जो कि क्या होती है हमारी basically they are the modified leaves on the leaves and stem of the plant, modification of leaves into the thorns. Spines हो गए, thorns हो गए, और उसके बाद में सिलिकेटेड एजेस इन द लीव्स, जो कि क्या करते हैं सिलिकेटेड लीव्स ऑन दी मतलब एजेस पे ऐसे जो है सिलिका की वजह से जो है थॉर्न स्पाइंस प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करते हैं किसी भी एनिमल को जैसे ही वो पास आता है उनको दूर कर देते हैं, क्योंकि एनिमल्स को अगर वो स्पाइंस लगेंगे है ना, वो सिलिकेटेड एजेस लगेंगी तो वो अपने आप ही होल्ड बैक हो जाते हैं. Next question is, an orchid plant is growing on the branch of mango tree. How do you describe this interaction between the orchid and the mango tree? इसको हम क्या बोलते हैं, इस एग्जाम्पल को हमने किस में पढ़ा था, कमेंसलिज्म में पढ़ा था. किस में पढ़ा था, कमेंसलिज्म के अंदर पढ़ा था कि इसके अंदर एक स्पीशी जो है बेनिफिट हो रही है और एक स्पीशी अनअफेक्टेड है. तो इसमें कौन सी स्पीशी बेनिफिट हो रही है, ऑर्किड प्लांट इज बेनिफिटेड और मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो इस इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन में ऑर्किड जो है इट ग्रोज एज एन एपिफाइट ऑन द मैंगो ट्री और क्या करता है, डेराइव्स द बेनिफिट ऑफ हैबिटेट ओनली बट डेराइव्स नो न्यूट्रिशन फ्रॉम द मैंगो ट्री. वो बस जो है एक हैबिटेट के लिए ऑर्किड जो है मैंगो ट्री के ऊपर ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसे जगह चाहिए थी ग्रो करने की, पर वो न्यूट्रिशन जो है उससे डेराइव नहीं कर रहा है. So in this, the orchids they benefited, but the mango tree is neither benefited nor harmed. मतलब unaffected रहता है हमारा mango tree, क्योंकि mango tree से वो कुछ भी नहीं ले रहा. अगर वो न्यूट्रिशन ले रहा होता ऑर्किड तो वो हम पैरासिटिज्म में डाल सकते थे कि हाँ ऑर्किड को बेनिफिट हो रहा है और मैंगो ट्री को नुकसान हो रहा है, पर मैंगो ट्री का तो कुछ भी नहीं जा रहा. So such an interaction it is known as commensalism, in which one of the species it is benefited and the other remains unaffected. Next question, what is the ecological principle behind the biological control method of managing with pest insect? तो ecological principle कौन सा रहता है किसके पीछे, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के पीछे. सो द बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग पेस्ट इंसेक्ट इज चेकिंग देयर पॉपुलेशन थ्रू द प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट्स. जब हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात करते हैं तो पेस्ट इंसेक्ट को जो है रेगुलरली चेक करना पड़ता है बाय द प्रेडेटर्स एंड द पैरासाइट्स. द प्रेडेटर्स दे एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय प्रेइंग अपॉन इंसेक्ट पेस्ट. तो पेस्ट को हम लोग बायोलॉजिकली कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि पेस्ट को हम लोग जो है प्रेडेटर्स जो पेस्ट के ऊपर प्रे जो जिनके प्रे जो है पेस्ट होते हैं उनको वहाँ पे छोड़ते हैं या फिर पैरासाइट्स को छोड़ते हैं, जिससे कि प्रेडेटर्स जो है दे प्रे अपॉन द पेस्ट इंसेक्ट्स और वो उनको खाना बना के खा लेते हैं. सो दिस इज द इकोलॉजिकल प्रिंसिपल बिहाइंड द बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ मैनेजिंग द पेस्ट इंसेक्ट्स. सो पेस्ट इंसेक्ट्स को मैनेज करने का तरीका है. Distinguish between the following: first, hibernation and estivation, B, ectotherms and endotherms. जब हम hibernation और estivation की बात करते हैं, so hibernation क्या होता है? It is the state of decreased activity to escape cold winter conditions. Hibernation क्या होता है? It is the decreased activity to escape the cold winter conditions, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Winter sleep. इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विंटर स्लीप बोल सकते हैं. जब हम दूसरी तरफ एस्टिवेशन की तरफ आते हैं तो इट इज द स्टेट ऑफ डिक्रीज्ड एक्टिविटी इन सम ऑर्गेनिजम्स टू एस्केप डेसिकेशन ड्यू टू हीट इन समर, ताकि उनकी बॉडी से एक्सेस हीट ना निकले. ये सारा हमारा एस्टिवेशन होता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? समर स्लीप बोलते हैं. इसे क्या बोलते हैं? समर स्लीप बोलते हैं. हाइबरनेशन इट टेक्स प्लेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन और एस्टिवेशन स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए होती है. सो एग्जाम्पल्स क्या क्या है? बियर्स, स्क्विरल्स और एस्टिवेशन में फिशेस एंड स्नेल्स. तो ये है हमारा डिफरेंसेस बिटवीन द हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. नेक्स्ट आता है हमारा एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. सो जब हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. क्या होते हैं? हमारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और जो उनका टेम्परेचर है इट डिफर्स विद द
सराउंडिंग, जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंट होगा तो उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो भी चेंज होता रहेगा। पर जब हम एंडोथर्म्स की बात आते हैं तो वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम, और हम अंदर से अपना जो है एक परसिस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में सफल रहते हैं। तभी तो हम जो है बाहर का टेम्परेचर अगर ठंडा है तो हम ठंडे नहीं होंगे, हम अंदर से गर्म ही रहेंगे। Next, ectotherms, they have a lower metabolic rate than endotherms of a particular body mass. So endotherms, they have more higher metabolic rate. एग्जाम्पल्स क्या है एक्टोथर्म्स के? फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, और एंडोथर्म्स के क्या है? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये है हमारे बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द एक्टोथर्म्स एंड द एंडोथर्म्स। अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या हम एंडोथर्म्स है या फिर हम एक्टोथर्म्स है, और डिफरेंट इन सबसे डिफरेंट एग्जाम्पल्स मुझे एक्टोथर्म और एंडोथर्म के डाल के बताओ। Next question is, write a short note on adaptations of desert plant and animals, adaptation of plants to water scarcity, behavioral adaptation in animals, the importance of light to plants, and the effect of temperature or water scarcity and the adaptation of animals. So starting with A, adaptation of desert plants and animals. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम एडाप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम एडाप्टेशन देखेंगे प्लांट्स की। डेजर्ट प्लांट्स की सबसे पहले हम लोग एडाप्टेशन देखेंगे। सो प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट्स, दे आर वेल एडाप्टेड टू कोप अप विद द हार्श डेजर्ट कंडीशंस सच एज वाटर स्केर्सिटी एंड स्कॉचिंग हीट। अब वाटर स्केर्सिटी और स्कॉचिंग हीट को ओवरकम करने के लिए डेजर्ट जो प्लांट्स है उन्होंने बहुत सारे अडाप्टेशंस करी है। एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, फर्स्ट जितना ज़्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होगा उतना ज़्यादा वो सॉइल में डिग करके क्या अपने लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेके आएगा। थिक क्यूटिकल्स होंगे और संकन स्टोमेटा, जिसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन की वजह से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। This in Opuntia the leaves are entirely modified into spines. Opuntia के अंदर जो leaves होती हैं वो entirely modify हो जाती है into spines, और जो उनका photosynthesis होता है वो stem से होता है, by green stem. So desert plants, they have special pathways to synthesize food called the CAM pathway. Photosynthesis का alternate मिल जाता है CAM pathway, जिसको हम C4 pathway भी बोलते हैं। वो क्या करता है? वो स्टोमेटा को बंद रखता है during the day to reduce the loss of water. तो ये कुछ जो है अडाप्टेशंस है डेजर्ट प्लांट्स की, जिसके थ्रू जो है पानी उनसे एक्स्ट्रा वाटर लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अडाप्टेशंस ऑफ डेजर्ट एनिमल्स के। अभी हमारा पार्ट ए ही चल रहा है, पार्ट ए का सेकंड है ये डेजर्ट एनिमल्स। सो डेजर्ट के अंदर कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? डेजर्ट कंगारू रैट्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स। क्या करते हैं? द कंगारू रैट फाउंड इन द डेजर्ट्स ऑफ एरिजोना नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स लाइफ। जो कंगारू रैट है वो अपना जो है पानी नहीं पीता है पूरी लाइफ में। सो इट हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट द यूरिन। यूरिन कंसनट्रेट होता है जिसकी वजह से वाटर कंजर्व होता है। डेजर्ट लिजर्ड और स्नेक क्या करते हैं? दे बास्क इन द सन ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग एंड बरो देमसेल्व्स इन द सैंड ड्यूरिंग द आफ्टरनून। वो सैंड के अंदर जो है बरो डाउन, डिग डाउन करके नीचे नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हीट को ओवरकम बाईपास कर दे। सो दीज अडेप्टेशंस दे अकर इन एनिमल्स टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट पार्ट है अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स टू वाटर स्केर्सिटी। तो जैसे कि हमने देखा कि डेजर्टेड प्लांट्स के अंदर भी वाटर स्केर्सिटी होती है, तो उसके अंदर वही सेम चीजें जो है हम इसके अंदर डाल सकते हैं कि क्या क्या होगा? एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, द लीव्स दे आर इंटायरली मॉडिफाइड टू स्पाइन्स, और जो उनका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो ग्रीन स्टेम के थ्रू होता है। डेजर्ट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरा पाथवे होता है कैम पाथवे, जिसको हम लोग C4 पाथवे भी बोलते हैं, जिससे कि स्टोमेटा बंद रहते हैं दिन के टाइम पे और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस कम होता है। नेक्स्ट, बिहेवियरल अडेप्टेशन इन एनिमल्स। जब हम बिहेवियरल अडेप्टेशन की बात करते हैं, सो बिहेवियरल अडेप्टेशंस, तो सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दे आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर वेरिएशंस एंड दीज ऑर्गेनिजम्स दे अंडरगो अडेप्टेशन सच एज हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, माइग्रेशन एक्सेट्रा, जिससे कि वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस को कोप अप करे, क्योंकि वो उनके नेचुरल हैबिटेट को सूट नहीं कर रहा है। सो दीज अडेप्टेशंस इन द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बिहेवियरल अडेप्टेशंस। वो अडेप्टेशंस जिससे जो एनिमल है,
एस्केप कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियरल अडेप्टेशन. फॉर एग्जाम्पल द एक्टोथर्मल एनिमल्स एंड अदर एंड सर्टेन एंडोथर्म्स दे एग्जिबिट बिहेवियरल अडेप्टेशन. एक्टोथर्मल कौन से होते हैं, अभी हमने देखा था कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं. सो देयर टेम्परेचर वेरीज विद द सराउंडिंग्स, और वो जो है कोप अप करने के लिए ये वाली चीजें अपनाते हैं. विंटर स्लीप, समर स्लीप, माइग्रेशन, सस्पेंशन, डायापॉज, ये सारे के सारे जो है बिहेवियरल अडेप्टेशन है, क्योंकि इनकी वजह से एनिमल्स जो है कोप अप कर पाते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को. फॉर एग्जाम्पल the desert lizard, it bask in the sun during the early hours where the temperature is quite low. और जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, लिजर्ड जो है हमने आपको बरो कर लेती है इनसाइड द सैंड, जिससे कि वो सन को एस्केप कर ले. सो सिमिलर burrowing strategies they are exhibited by other desert animals. Warm blooded animals such as the birds and animals, they escape the cold and hot weather conditions by hibernating. हाइबरनेशन एस्टिवेशन की वजह से जो है वो लोग विंटर और समर्स को एस्केप कर पाते हैं. They hide themselves in shelters such as caves, burrows, etc. and protect against temperature variations. Next question is, the next part is importance of light to the plants. Importance of light तो सबको पता है कि सनलाइट क्या करता है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. हमारे अंदर सनलाइट किस लिए जरूरी होती है, विटामिन डी के लिए, पर प्लांट्स के लिए इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनको जो है लाइट चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उनको लाइट चाहिए होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो क्या करता है, फोटो पीरियोडिक रिस्पॉन्सेज भी जनरेट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फ्लावरिंग होती है. फोटो पीरियोडिज्म की वजह से क्या होती है, फ्लावरिंग इंड्यूस होती है. सो द प्लांट्स दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ड्यूरिंग वेरियस सीजन टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी ड्यूरेशन चेंज होगी, वैसे वैसे प्लांट का जो है रिस्पॉन्स आता रहेगा, क्योंकि वो एंटायरली डिपेंडेंट होते हैं फोटो पीरियोडिज्म के ऊपर फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग. Light also plays an important role in aquatic habitats for vertical distribution of plants in the sea. जो plants का distribution होता है sea के अंदर, वो भी light की वजह से होता है कि कुछ को light ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ को light कम चाहिए होती है. तो importance क्या है light की, बहुत ही ज़्यादा importance है plants के अंदर, क्योंकि ultimate source of energy वो light ही होती है. Photoperiodism light show करता है, और even aquatic plants के distribution को भी light ही affect करता है. So next part is animals, they may mainly of two types adapted to controlling their body temperature. Poikilotherms are the animals whose temperature fluctuates with that of environment. Poikilotherms क्या होते हैं, जिनका internal body temperature constant नहीं रहता, बाहर का body temperature, बाहर का जो temperature रहता है, external temperature, उनके internal temperature को बहुत ज़्यादा affect करता है, जैसे कि invertebrates and vertebrates other than the birds and animals. तो क्या हम poikilotherms को cold blooded बोल सकते हैं? क्या हम पोइकिलोथर्म्स को कोल्ड ब्लडेड या फिर एक्टोथर्म्स बोल सकते हैं? जी हाँ, हम इनको एक्टोथर्म्स भी बोल सकते हैं और कोल्ड ब्लडेड भी बोल सकते हैं, और इनका अदर नाम क्या है, पोइकिलोथर्म्स. इन कॉन्ट्रास्ट जो होमियोथर्म्स होते हैं, फिर होमियोथर्म्स क्या होंगे, एंडोथर्म्स एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. तो होमियोथर्म्स कौन हो गए, द एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, एग्जाम्पल दी बर्ड्स एंड दी मैमल्स. तो क्लियर हो गया, हमें इस क्वेश्चन के सारे ही पार्ट्स क्लियर हैं, सारे के सारे क्लियर है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है. अडेप्टेशन के ऊपर है और पॉपुलेशन के ऊपर है, अभी तो अडेप्टेशन ही चल रही है ना, तो बहुत इजी है ना. आई होप, क्योंकि बच्चों ये जो दो चैप्टर्स है हमारे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, और जो दूसरा चैप्टर है हमारा इसके अंदर बायोलॉजिकल कंजर्वेशन वाला, वो बहुत ही इजीली जो है हम उसके 10 मार्क्स अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं. जो 10 मार्क्स है ना, बहुत इजीली हम लोग स्कोर कर सकते हैं. तो इसलिए ये बहुत इजी चैप्टर्स है, इसको जितना इजी पढ़ोगे वैसा ही है, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ने का है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द वेरियस एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स. जब हम एबायोटिक की बात करते हैं तो कौन से थे, सबसे पहला टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स. द एवरेज टेम्परेचर इट वैरीज सीजनली टेम्परेचर वैरी करता है ना. इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल टू
50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट और 100 डिग्री सेल्सियस किस में जाता है, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर जाता है। नेक्स्ट एबायोटिक है हमारा, नेक्स्ट टू टेम्परेचर वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द बॉडी इट इज मेड अप ऑफ वाटर ओनली and most of the land it is made up of water only. So the productivity and distribution of the plants are dependent upon the availability of water. Land plants कैसे कैसे distributed है वो water की availability पे ही depend करता है, और animals जो हैं वो भी water के हिसाब से ही adapted है। जैसे कि aquatic animals जो है अमोनोटेलिक है, जो कि जीरोफेटिक एनिमल्स जो है वो ड्राई फीसिस जो है और कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एबायोटिक फैक्टर है लाइट। सो प्लांट्स दे प्रोड्यूस द फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो कि सबको पता है फोटोसिंथेसिस की वजह से ही प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए सनलाइट जो है एसेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन और लाइट क्वालिटी क्या करता है, वो फोटो पीरियोडिज्म करता है, जो कि फ्लावरिंग इंड्यूस करता है। सो वी कैन से दैट द लाइट क्वालिटी इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ life processes such as photosynthesis, growth, transpiration, germination, pigmentation, movement and photoperiodism. Okay, next है हमारा abiotic factor humidity का। So humidity क्या होती है, it is the moisture content in the air। कितना moisture content air के अंदर है वो क्या करता है, determines the formation of clouds, dew and fog। सो कौन सा क्या क्या अफेक्ट करता है, ये फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ड्यू एंड फॉग। इट अफेक्ट्स द लैंड ऑर्गेनिज्म बाय रेगुलेटिंग द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द बॉडीज थ्रू इवेपोरेशन, पर्सपिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो ह्यूमिडिटी भी एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर हमारा रेनफॉल, स्नो, स्लीट और ड्यू सब कुछ कवर होता है। जरूरी नहीं है प्रेसिपिटेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल हो, इसके अंदर रेनफॉल, स्नो, स्लीट, ड्यू सब कुछ जो है इंक्लूडेड होता है। तो टोटल एनुअल रेनफॉल, सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड इन द सॉइल, ये सारे के सारे क्राइटेरिया होते हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल कितना वाटर रिगेन करती है ये भी जो है डिटरमाइन क्या करता है, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल, इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ soil. So next is soil. Soil is one of the major ecological factor, क्योंकि soil जिस हिसाब की होगी उसी हिसाब का plant उस पे grow करेगा. So it is called the edaphic factor and it comprises of different layers called horizons. बहुत सारी layers होती है soil की जिसको हम लोग horizons बोलते हैं. The upper weathered humus जो है उसके अंदर क्या होता है, it sustains the terrestrial life, क्योंकि सबसे ज़्यादा fertile जो होती है हमारी humus होती है. It is the most fertile. It is the most fertile layer. तो different layers of soil को हम लोग क्या बोलते हैं, horizons बोलते हैं. और सबसे ज़्यादा जो terrestrial plants को sustain करती है वो सबसे ऊपर वाली layer होती है हमारी humus वाली. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल फॉर एंडोथर्मिक एनिमल. एंडोथर्मिक एनिमल का जब मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, बर्ड्स और मैमल्स इसमें सारे इंक्लूडेड होते हैं. तो क्रोज, पैरो, क्रेन, क्रोज, काउज, रैबिट्स, रैट्स, ह्यूमंस भी लिख सकते हो. देन एक्टोथर्मिक जो कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, फिशेज सच एज शार्क्स, amphibians such as frogs, snakes, tortoise, lizards. Then an organism of benthic zone. Benthic zone मतलब जो नीचे नीचे होता है, जो soil में present होता है. Decomposing bacteria is an organism of the benthic zone. Next question, define population and community. जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच बिलोंग टू द सेम स्पीशीज इन अ गिवन एरिया इन अ पर्टिकुलर रीजन. तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे. एंड ऑल द ह्यूमंस लिविंग इन अ रीजन दे कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन. अब जैसे हम सारे यहाँ पे हैं, हम एक रीजन के अंदर मौजूद है, रीजन ए में हम इंडिविजुअल्स मौजूद है, तो हमको टोटल क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ए. कम्युनिटी क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज. मतलब कम्युनिटी इट कंप्राइजेस ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट अ गिवन एरिया एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट ब्रीड विद द मेंबर ऑफ अदर स्पीशीज. डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच. सबसे पहला है हमारा कमेंसलिज्म.
अभी हमने इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के अंदर सबसे पहले पढ़ा था कि कमेंसलिज्म क्या होता है, जब हमने ऑर्किड और मैंगो प्लांट का एग्जांपल लिखा था। कमेंसलिज्म क्या होता है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर इन वन ऑर्गेनिज्म इट इज बेनिफिटेड बट दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है अनअफेक्टेड रहता है ना, दूसरा ऑर्गेनिज्म हमारा अनअफेक्टेड रहता है। फॉर एग्जाम्पल द वेल एंड द बर्निकल्स, ऑर्किड एंड द मैंगो ट्री, ऑर्किड प्लांट एंड द मैंगो ट्री। नेक्स्ट हमारा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर वन ऑर्गेनिज्म इट इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इट इज हार्म्ड। क्योंकि पैरासाइट क्या करता है, जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है तो वो उससे उसके न्यूट्रिशन वगैरह डिराइव करता रहता है और इवेंचुअली जो होस्ट होता है वो डाई कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। सो पैरासिटिज्म के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है जो कि पैरासाइट है, दूसरे को लॉस हो रहा है जो कि होस्ट है। फॉर एग्जाम्पल लाइस इन द स्कैल्प ऑफ द ह्यूमन। लाइस जब हमारे स्कैल्प में रहती है, जब इंटेंसिव लाइस हो जाती है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड सक कर लेती है। तो होस्ट हम है, पैरासाइट वो है, उसको फायदा हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट कैमोफ्लेज क्या होता है? इट इज एन अडेप्टेशन वेयर इन द ऑर्गेनिजम्स दे ब्लेंड देमसेल्व्स विद सर्टेन सराउंडिंग्स टू अवॉइड प्रेडेटर्स। जो ऑर्गेनिजम्स है वो सराउंडिंग के अंदर ब्लेंड कर जाते हैं और वो प्रेडेटर्स को नजर नहीं आते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? अ वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट कैमोफ्लेज इटसेल्फ टू डिस्गाइज। जैसे कि कमीलियन के अंदर होता है, कमीलियन को आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, सराउंडिंग के कलर के अंदर जो है मर्ज हो जाता है और प्रेडेटर्स उसे नहीं स्पॉट कर पाते। तो ये क्या होगा? ऑर्गेनिज्म का डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म क्या होता है? इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर इन बोथ द स्पीशीज दे आर बेनिफिटेड। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम एंड लेग्यूम्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्स करके देता है उन प्लांट्स को और वो प्लांट्स जो है उसे खाना पीना शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। म्यूचुअलिज्म को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो कि लाइकेंस भी हो सकता है, माइकोराइजा भी हो सकता है ना। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जिसके अंदर कंपटीशन जो है दो डिफरेंट स्पीशी के ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है फॉर अ कॉमन रिसोर्स। फॉर एग्जांपल कंपटीशन बिटवीन अ लेपर्ड एंड लायन फॉर अ कॉमन प्रे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम डिस्क्राइब द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। जब हम लोग लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व की बात करते हैं, ये हमारा जो होता है ज्यादा रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक क्यों होता है? क्योंकि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब लिमिटेड फूड होता है, लिमिटेड फाइनाइट फूड होता है, लिमिटेड फाइनाइट फूड होता है। उसके अकॉर्डिंग जो है ऑर्गेनिजम्स जो है जीते हैं और वो कंपटीशन करते हैं, जिसमें जो वीकर वाला होता है वो एलिमिनेट हो जाता है और जो ज़्यादा फूड मतलब जिसको फूड अच्छे से मिल जाता है और नेचर उसे सेलेक्ट कर लेती है वो ही आगे रिप्रोड्यूस कर पाता है। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मॉडल्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक, जिसके अंदर ये लॉजिस्टिक वाला है। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। It represents growth when there is a competition between the individuals of a population for the food and the space, जिसको हम क्लब करके resources बोल सकते हैं। So in this case, the fittest organism, it survives and reproduces and population growth is seen. In this type of growth, a lag phase is shown, which is followed by a phase of acceleration and deceleration. सबसे पहला इसके अंदर क्या आता है? lag phase आता है। ये वाला जो है ये logistic growth curve है। सबसे पहला लैग फेज आता है, फिर एक्सेलरेशन फेज आता है और उसके बाद में डी एक्सेलरेशन फेज आता है। तो जब हम लैग फेज की बात करते हैं, इसमें नो ग्रोथ इज सीन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज। जैसे ही फूड एंड रिसोर्सेज आए, सो लिमिटेड ग्रोथ इन पॉपुलेशन इज सीन बिकॉज जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। देन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आती है, जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है ग्रो कर जाती है, बहुत एक्सपोनेंशियली रैपिड ग्रोथ होती है और स्टीपली राइज करती है क्योंकि उस टाइम पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते हैं। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज आता है, जिसके अंदर एनवायरमेंटल जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करती है और ग्रोथ रेट जो है पॉपुलेशन की वो डिक्रीज करने लग जाती है। और फिर लास्टली हमें क्या दिखता है? स्टेशनरी फेज दिखता है, जिसके अंदर ग्रोथ जो है स्टेशनरी बन जाती है। द पॉपुलेशन इज सेड टू हैव रीच्ड द कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब हम ये देखते हैं, ये लैग फेज हो गया, ये हमारा एक्सेलरेशन और ये स्टेशनरी फेज हो गया। ठीक है। तो किस इक्वेशन से हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को जो है डिफाइन करते हैं? बाय दिस dn by dt is equal to rn k minus n divided by k।
n क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, k इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी, जहाँ पे जो है पॉपुलेशन जाके स्टेबल हो जाती है, वो बता देती है कि कितनी कैरिंग कैपेसिटी है और कितनी पॉपुलेशन अंदर है. देन रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर पॉपुलेशन आर फाइनाइट and become limited, it is considered to be a more realistic one. हमारे यहाँ पे भी जो रिसोर्सेज है कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते, हमेशा फाइनाइट ही रहते हैं, तो इसलिए इसे हम लोग मोर रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं. Select the statement which explains best parasitism. One organism is benefited. B, both the organisms are benefited. One organism is benefited, other is not affected. One organism is benefited, other is affected. Option D इसका करेक्ट होना चाहिए. एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है और दूसरा अफेक्ट हो रहा है, हार्म हो रहा है. So parasitism, it is what? It is an interaction between the two species, जिसके अंदर एक स्पीशीज को फायदा तो हो रहा होता है, दूसरी स्पीशी को नुकसान हो रहा होता है, जो कि होस्ट होता है. जैसे कि टिक्स और लाइस जो है, जो पैरासाइट्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द ह्यूमन बॉडी. वो क्या करते हैं, द पैरासाइट्स दे रिसीव द बेनिफिट, they derive nourishment by feeding on the blood, and these parasites they reduce the host fitness and cause harm to the human body. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन. अगर हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सबसे पहला क्या आता है हमारा एट्रीब्यूट्स में से, डेंसिटी. डेंसिटी हमने देखी थी, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम. फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ फ्रॉग्स पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉरेस्ट रीजन. नेक्स्ट है नेटालिटी या फिर बर्थ रेट. द बर्थ रेट इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न टू अ गिवन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. कितनी जो है बर्थ हो रही है एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है मोर्टेलिटी या फिर डेथ रेट. मोर्टेलिटी क्या होता है, द डेथ और द मोर्टेलिटी रेट, इट is the decrease in a given population during a given period of time. So death, they are expressed in specific mortality which is described at the mortality population, and they are expressed by specific mortality which is described at the mortality for the age group. सो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स जो है अच्छे से समझ आए होंगे. अगर समझ आए हैं तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय.